मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं आदरणीय अध्यापक बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKVS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपना पहला लेक्चर BSc फर्स्ट ईयर के लिए दे रहा हूँ, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में BSc में हाइपरबोलिक फंक्शन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम रिविजिट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने जो है इंटरमीडिएट में पढ़ा है ना, क्लास 11th में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है। बाकी फिर कॉम्प्लेक्स नंबर तो BSc फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है, MSc में पढ़ाया जाता है, वो तो डिटेल बताया जाएगा। लेकिन अभी आपको शुरू करने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो है थोड़ा सा ग्राउंड बना देते हैं, रिविजिट करेंगे। उसके बाद फिर जो हमारा मेन टॉपिक है वो अगले वीडियो में हाइपरबोलिक फंक्शन से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये BSc फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। लेकिन ये कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी अपनी हिसाब से पूछती है। तो किसी यूनिवर्सिटी में BSc फर्स्ट ईयर पूछते हैं, कहीं सेकेंड ईयर पूछते हैं। तो ये BSc के लिए आप समझिए, BSc स्टैंडर्ड का आपको मिलेगा। तो आज तो हम इस वीडियो में इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के एक तरह से रिवीजन करेंगे, जो पिछली चीज़ें हैं एक माहौल क्रिएट कर देंगे और उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे वो बढ़ाएंगे। इसका यूज है जो हम हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, इनवर्स हाइपरबोलिक, लॉगरिथमिक, ऐसे जितनी भी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं BSc स्टैंडर्ड पर, उसमें इनका यूज है। इसलिए बिना कॉम्प्लेक्स पढ़े अब आगे नहीं पढ़ेंगे। तो हमने सोचा पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर है और मेरा फेसबुक ID भी MKVS क्लासेस के नाम से ही सर्च कर सकते हैं। ठीक, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स अभी नहीं जानते। मान लीजिए तो खोज कितने तक हुई थी? रियल नंबर्स तक। तो रियल नंबर्स तक हमको जानकारी थी कि रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर आपने पढ़ा ही है ना, कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके रियल नंबर हैं। ठीक है, आर फॉर रियल नंबर। तो समझिए ये रियल नंबर आपको मालूम था। शुरू की बात कर रहे हैं, जब कॉम्प्लेक्स की खोज हुई थी उसकी बात कर रहे हैं कि ये कैसे कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ये हमको रियल नंबर के बारे में जानकारी थी, है ना, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब है। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल पढ़ना है तो हमने क्लास 9th करके रियल नंबर दिया है इंट्रोडक्शन, उसमें लेक्चर 1 देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको बता दिया है। अगर आपका बेसिक कमज़ोर है तो आप वहाँ से अपना लेक्चर देखिए, तो धीरे धीरे काफ़ी लेक्चर आ जाएंगे, आपके लिए अच्छा होगा। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि रियल नंबर। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स का जहाँ से जो उद्भव हुआ है ना, ओरिजिन आपको बता रहे हैं कैसे। देखिए हुआ क्या, एक समस्या आपके सामने रखते हैं। समस्या ये रखते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन लेते हैं, x² + 1 = 0। ठीक है, और यहाँ पर ये सेट जो बनाया गया, ये x बिलोंग्स टू R। x किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को बिलोंग करता है। ऐसा सोचिए, पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो x बिलोंग्स टू R रियल नंबर, यानी x रियल नंबर है। तो बताइए जो इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो x² = -1। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द स्क्वायर ऑफ रियल नंबर = नेगेटिव क्वांटिटी। इट इज इम्पॉसिबल कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आपका निगेटिव होगा। जैसा आपने दिमाग में डालिए, आप जानते हैं कि स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव नॉट निगेटिव। यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर क्वांटिटी इज निगेटिव। तो ये जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। उस समय जो गणितज्ञ थे उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है और तब भी ये निगेटिव आ गया। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे -2 का स्क्वायर करते हैं तो ये +4 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर समझो ये x को हमने अगर पॉजिटिव लिया तब भी पॉजिटिव आएगा, दोनों दशाओं में पॉजिटिव लिया तब भी पॉजिटिव और निगेटिव लिया तब भी पॉजिटिव, यानी x जो है मे बी पॉजिटिव और निगेटिव।
बट इन बोथ केसेस एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता था। तब फिर ये समस्या काफी दिन तक बनी रही। फिर यूलर आए ना, तो यूलर गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बताया इसके बारे में। यूलर ने क्या किया, कहा कि ये जो समस्या सॉल्व तभी हो सकती है जब हम जैसे अब स्क्वायर लिया आपने, तो बताइए एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, रूट माइनस वन लिखते हैं आप, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ये जो रूट माइनस वन आया है ये एक काल्पनिक है, इमेजिनरी क्वांटिटी है, इसको हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया आई से, आयोटा कहते हैं इसको। तो x इज इक्वल टू आई, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया रूट माइनस वन। तो आयोटा किसने इंट्रोड्यूस किया, यूलर ने। तो जब एक समस्या इन्होंने दूर की कि हम जहां पर रूट माइनस वन पाएंगे वहां पे क्या रख देंगे, आयोटा रख देंगे। जब आयोटा रख देंगे तो इसका सोल्यूशन हम ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन जो आएगा, वो जो सोल्यूशन आएगा वो रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। यानी अब बताइए x इज इक्वल टू आयोटा, तो x इज इक्वल टू आयोटा आपका क्या होगा, ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ आयोटा इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, माइनस वन। तो आयोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलर। तो उसके बाद ये अपनी कहानी चलती रही। चलिए ठीक है, एक थोड़ी सी समस्या दूर हो गई। अब बात आई कि अलजेब्राइक इक्वेशन इसको यूज कैसे किया जाए। तब फिर वहां पर एक गणितज्ञ आए, ठीक है, गास ने इसको जो है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व किया तो उसमें ये देखा कि जो रिजल्ट आए, जैसे मान लीजिए a है और b है, ये दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं रियल, और इन दोनों का बीच में क्या लगा दिया उन्होंने, i। अब ये a प्लस ib ऐसे रिजल्ट आने लगे, क्योंकि वहां पर दिक्कत क्या आने लगी, जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाए, कोई भी रिजल्ट आ जाए, मान लीजिए 2 प्लस रूट और -5/3 आ जाए। तो अब बताइए ये रूट -5 है कि नहीं है। तो ये जो माइनस रूट के अंदर आ गया उस समस्या को कौन दूर करेगा, -1। तो आप बताइए इस समय इसको हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस ये रूट -1 अलग कर लेंगे और रूट 5 अलग कर देंगे, तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 प्लस और ये i रूट 5/3, इसको आप अलग अलग कर लीजिए अभी। तो 2/3 i रूट 5/3। तो बताइए इस समय ये जो क्वांटिटी आपकी आ गई वो a प्लस i भी हो गई कि नहीं। a मीन्स 2/3 और b मीन्स रूट 5/3, i अपनी जगह पर है। तो बताओ दिस इज फॉर्म ऑफ a प्लस ib। तो a प्लस ib क्या है ये बताइए। a क्या है, ये रियल पार्ट है, b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है ड्यू टू आयोटा i, ठीक है। तो दोनों आपस में मिल गए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में मिल गए। तो दोनों मिल गए तो क्या हो गया, वो मिश्र हो गया। तो उसका नाम रखा गया सम्मिश्र संख्या, और इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे आगे ये बढ़ता गया। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, द बिगेस्ट सेट, सबसे बड़ा सेट कौन है, द सुपर सेट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो रियल नंबर को भी अपने में रख लिया। जैसे कह सकते हैं महासागर है ये, है ना, रियल सागर है और कॉम्प्लेक्स नंबर महासागर, तो वो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन कर गया, ठीक है। तो बताइए अब इनको भी अगर हम यहाँ से कंटेन दिखा दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम यहाँ लिख देंगे तो रियल नंबर भी उसी में चला गया। तो अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दें इस तरह से, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने आ गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन्स R N W E। तो जब R को कंटेन कर लिया तो R के बच्चे तो यही लोग हैं ना, तो सब चेंज आ जाएंगे। तो सबसे बड़ा सेट कौन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने आपको थोड़ा सा ओरिजिन बता दिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट किए। अब यहीं से हम इसकी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आपके सामने क्या आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। तो हम यहाँ पर इसको z से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए x और प्लस i, ठीक है। अब जैसे अपनी लागत पे आ जाइए, तो इसको हम लोग z से दिखाते हैं, ये z है। इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी लिख देते हैं x, y।
तो ये जेड है। तो बताइए यहाँ पर इसका रियल पार्ट कौन है, एक्स, और इमेजिनरी पार्ट वाई। बहुत से स्टूडेंट रियल पार्ट को एक्स बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आई वाई बोल देते हैं, ये गलत है, इसको अभी से सुधार लीजिए। ये क्या है, वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। क्यों, क्योंकि आई के साथ आया है, तो आई के कारण ही तो वो जो है इमेज पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एक्स और वाई ये दोनों ही क्या है, रियल नंबर। एक्स एंड वाई आर बिलोंगिंग टू आर एंड रियल पार्ट, रियल ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स एंड इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई। आई वाई नहीं, अगर आपने कहीं गलती से आई वाई लिख दिया तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, आई लगा के नहीं बोलना है, रियल ऑफ जेड एक्स, इमेज ऑफ जेड वाई। ठीक है, इस तरह से इसको आपको समझना है। इसको हम एक्स कामा वाई भी लिख देते हैं और जेड इससे अटैच होता है। अभी हम आपको ज्योमेट्रिकल बताएंगे तो हम जेड को अफिक्स भी कहते हैं, यानी टू अटैच द पॉइंट एक्स कामा वाई। वो हम आगे तब बता देंगे। ये लिख सकते हैं कि जेड इज कॉल्ड, ठीक है, जेड इज कॉल्ड द अफिक्स, किसके साथ, ऑफ द पॉइंट एक्स कामा वाई। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली आपके सामने शो करते हैं। तो पहले बताइए, सावधानी सुनना ही कि आप कभी भी पार्ट बताते समय आई नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक जानकारी हमने आपको ये दे दी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ये x हो गया, अब इसी का कॉन्जुगेट लिखते हैं, कॉन्जुगेट। अब हम आपको कॉन्जुगेट भी अलग से लिखना बता देंगे। ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट मीन्स संयुग्मी, है ना। तो अगर x प्लस आई वाई है तो हम इसका कॉन्जुगेट दिखाते हैं जेड बार से, जेड बार लगा दीजिए। ठीक, इसको दिखाते हैं x। कॉन्जुगेट लिखना क्यों पड़ा ये पहले सोचिए। कॉन्जुगेट इसलिए लिखना पड़ा, सबसे बड़ा कारण यहाँ पे कौन है, आई, आयोटा है। तो आयोटा का जो साइन है, चिन्ह है, उसको आप अपोजिट कर दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे आयोटा का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस आई वाई, ये हो जाएगा ये आयोटा। तो अब जेड इज इक्वल टू, ये जेड बार हो गया। अब इसका मतलब ये रियल क्या हो जाएगा, रियल ऑफ जेड हो जाएगा एक्स एंड इमेजिनरी ऑफ जेड हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिए, साइन माइनस वाई, आई छोड़कर लिखिए, कितना हो जाएगा, माइनस वाई, ऐसे हो जाएगा। तो ये एक रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके सामने। तो उसी कॉम्प्लेक्स का ये क्या है, कॉन्जुगेट है। ठीक, अब हम इसको आपस में ऐड कर सकते हैं, इनकी अलजेब्रा, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना आप कॉपी करिए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी क्या बताया आपको, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड इट्स कॉन्जुगेट जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। हम यहाँ पर आपस में सबसे पहले एडिशन करेंगे, यानी एडिंग, यानी एडिशन देखिए, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, तो जेड प्लस जेड बार क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट जाएगा, तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा जेड प्लस जेड बार। ठीक है, यहां से हम x इज इक्वल टू ले सकते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। अब आप बताओ व्हाट इज x, x इज रियल ऑफ जेड, यहां से देखिएगा रियल ऑफ जेड, क्योंकि ये x का, ये z का रियल पार्ट है। तो रियल ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस z बार अपॉन 2, ये हो गया। अब मान लीजिए दूसरा हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन कर दिए तो उसको घटा देंगे, तो घटाने में क्या मिलेगा, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई। आप इसको चाहे x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई पढ़िए या आई वाई पढ़िए, इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो आप आदत है उसे बनाना है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हम देखते हैं मैथमेटिक्स में ज़्यादातर लोग आई पढ़ते हैं और फिजिक्स में जहाँ पर यूज होता है तो वहाँ के प्रोफेसर इसको आयोटा पढ़ते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा अडॉप्ट करें। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू, ये आई वाई आपका जुड़ जाएगा, एक्स कर दिया तो क्या बचेगा
2i/, तो यहाँ से i ले लेंगे तो z माइनस z बार अपान 2i। अब आप बताइए इस समय आपसे कहा जाए y क्या है, तो y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो आप क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार अपान 2i। ठीक है, ये देखिए धीरे धीरे शुरुआत हुई है। एक चीज और, इसका जो डिटेल कॉम्प्लेक्स है वो आपने इंटर में पढ़ रखा है। यहाँ पे हम इस वीडियो में इतना डिटेल नहीं करना चाहते, वैसे मैं वीडियो इंटर के जब बनाएंगे हम तो फिर डिटेल तो बताएंगे ही, लेकिन तब तक अपने बुक से जो इंटर की बुक आप रखे हों उसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, फिर मेन हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है हाइपरबोलिक फंक्शन से, वहाँ से शुरू करेंगे। तो सेकंड वीडियो वहीं पे आएगा। इसमें जितना हम आपको माहौल बना दे रहे हैं देख लीजिए, बाकी अपने से पढ़िए। ठीक, उसके बाद भी दिक्कत होती है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स का वीडियो आएगा इंटर लेवल पे उसको आप पढ़िएगा। ठीक, इतना आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए फिर आपने अभी क्या सीखा, जेड है ना, जेड के बारे में आपने देखा, अफिक्स कहते हैं इसको। मान लीजिए थोड़ा आपसे कोई शैतानी कर जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़े हैं है ना, और उसने लिख दिया, अभी आपने क्या पढ़ा, रियल ऑफ जेड पढ़ा ना, रियल ऑफ जेड, तो आपने क्या लिखा यहाँ पर एक्स लिख दिया कि नहीं, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस आई वाई। एक मिनट, जेड यहाँ लिख देते, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आपसे उसने कह दिया कि रियल ऑफ z लिखिए, तो आपने क्या कर दिया, तुरंत बताया x, लेकिन उसने क्या की, जरा सी शैतानी कर दी। अब आप तुरंत झेल जाएंगे कैसे, उसने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया आयोटा लगा दिया, कहा रियल ऑफ आयोटा z। तो क्या है, स्वाभाविक है कि हम लोग के दिमाग में रियल ऑफ z ही बैठा रहता है और ध्यान नहीं देते कि उसने आयोटा लगा के पूछा रियल ऑफ आयोटा z। तो आप जो है जल्दीबाजी में क्या कर गए, एक्स बोल दिए तो गलत हो जाएगा। तो हमारा मतलब ये है कि आप बहुत ही सावधान होकर पढ़िए, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी ए मास्टर, बात समझिए। तो ये आप आई जेड लिख दिए, तो आप जल्दीबाजी में नहीं, थोड़ा सा धैर्य करें, रियल ऑफ। अब आप यहाँ आई जेड को क्या लिख देंगे, एक्स प्लस आई वाई। ठीक, ये कर दीजिए। अब बताइए रियल ऑफ, ये आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आयोटा एक्स और प्लस आयोटा स्क्वायर वाई। आपको हमने बताया ही है कि आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट -1, यूलर ने बताया था, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो अब आप फिर बताइए रियल ऑफ आयोटा एक्स माइनस वाई, थोड़ा और अच्छे से लिख लो, रियल ऑफ। ठीक है, या ऐसे ही तो कोई दिक्कत नहीं है। इस समय बताइए, अब ब्रैकेट के अंदर जाइए, अब अंदर इनसे हालचाल पूछिए कि यहाँ पे रियल कौन है, तो रियल वो है जिसके पास आयोटा नहीं है। ठीक है, तो इनके पास आयोटा है, ये रियल नहीं थे, किसी जमाने में ये रियल होते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये एक्स जो है वो रियल नहीं है, तो रियल कौन है, वाई के पास आयोटा नहीं है। तो बताइए इस समय माइनस वाई, वाई नहीं विद साइन, -5 का क्या है, ये है इसका रियल पार्ट। और रियल पार्ट, और आपने देखा था y क्या था, y इज द इमेजिनरी ऑफ z। ये क्या बन जाएगा भाई, y इज द इमेजिनरी ऑफ z, लेकिन आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो लिखा जाएगा आई एम जेड। तो ये बताइए, ये बन क्या गया, रियल ऑफ आई जेड। ठीक है, ये रिजल्ट आपके सामने हमने निकाल दिया। तो हमारा मतलब ये है कि काफी सावधान होकर आपको चलना होगा। देखो जरा सा जेड के साथ उसने छेड़छाड़ की, आई लगा दिया, तुरंत रिजल्ट पूरा बदल गया। जो रियल था उसका नेचर ही अपोजिट हो गया, रियल तुरंत कन्वर्ट हो गया इमेजिनरी में। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं। इसी तरीके से आप आई एम जेड भी ले सकते हैं। तो अब आप जैसे मान लीजिए अभी हम आई एम आई जेड पूछ लें तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जैसे कह दिया जाए आई एम और आई जेड लगा दिया जाए। तो बताइए अभी आपने आई जेड को ही तो सॉल्व किया था, तो जहां पर आई एम लिखा, जैसे रियल है तो रियल चल रहा है, तब आई एम होगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख देंगे आई एम मतलब इमेजिनरी, और आई जेड क्या आया था आई एक्स और माइनस वाई। अब आप बताओ क्या ढूंढने जा रहे हैं, इमेजिनरी। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए इमेजिनरी किसके साथ है, आयोटा किसके साथ है, तो एक्स
के साथ इसका इमेजिनरी पार्ट कौन होगा, x। और फिर चलिए वापस बताओ x क्या था, इस z का रियल था, तो बताओ ये क्या लिखा जाएगा, रियल ऑफ z। ये क्या हो गया, इमेजिनरी ऑफ i z। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए नेचर ठीक विपरीत हो गया, यहाँ पर आई लगा देने से जो इमेजिनरी ले रहे थे वो किसमें कन्वर्ट हो गया, रियल में, और यहाँ पे रियल किसमें कन्वर्ट हो गया, इमेजिनरी में। बाकी कॉम्प्लेक्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बीएससी फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स हम पढ़ाते हैं, वो तो पूरा पेपर ही कॉम्प्लेक्स है, वो तो पढ़ाएंगे ही। लेकिन अभी बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल पर आप जो है पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आपके मेन टॉपिक हाइपरबोलिक पर ले चलेंगे। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर देखिए, तो अभी तो आप लोग देख रहे थे कि हमने जेड में आई लगा दिया, तो वो कैसे कैसे चेंज होता चला गया। यानी हमारा मतलब ये कोई भी आंसर देने से पहले ध्यान से उसको समझिएगा। अब इसके बाद देखिए थोड़ा आयोटा पे विचार कर लें। बताइए आयोटा इस समय क्या है, √-1 गिवन बाई यूलर ने बताया था। अभी हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर हम आयोटा क्यूब कर दें तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर हम आयोटा पावर 4 कर दें तो ये हो जाएगा, ठीक है, पावर 4 तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, या स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू +1। आंसर पा रहे कि नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो आयोटा पावर 4 है वो डायरेक्टली क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो और या एक क्रम से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से लिख दो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, फिर आई क्यूब अगर आता है तो -i, और आई पावर 4 आता है तो हो जाएगा +1। इसको आप डायरेक्ट यूज करिए, ठीक है, इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट यूज करिए। मान लीजिए आपसे अब कह दिया जाए कि आई पावर 25 बताइए हाउ मच, तो क्या करेंगे। अब देखिए हमको ये देखना होता है कि अगर आयोटा पे जो पावर लगाई गई है वो अगर 4 या 4 से ज़्यादा है, अगर 4 से ज़्यादा है तो हम पहले उसको 4 से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 है ना, तो ये 6 बार में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 और ये हो जाएगा पावर 6 इंटू कितना, आयोटा। अरे भाई इतना तो आपने बचपन में पढ़ा है, 4 ये है ना, ये 24, ये हो जाएगा 1, तो 1 से 1 बच गया, तो 4 इंटू 6 देखिए ना, 4 इंटू 6 और +1, 4 24 और +1 25, ऐसे देख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो आई पावर 4 हम अंदर ही रखेंगे, 6 उधर भेज देंगे, तो आई पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 पावर 6 इंटू आई दैट इज आई, तो आई पावर 25 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप समझिए। मान लीजिए उसने कह दिया कि आई पावर माइनस लगा दिया उसने, और कह दिया कि नहीं इसका जो है 27 बताइए, इसे निकाल दो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको या तो 1/, कर लो, नहीं तो यही निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, इसको 1/, आई पावर 27 लिख सकते हो, और फिर 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वही 3 बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/, आई पावर 4 पावर 6 इंटू 24 3 27 हो जाएगा ना, तो आई क्यू हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 पावर 6, तो ये 1 पावर 6 इंटू आई क्यू को अभी हमने क्या बताया था, आई क्यू माइनस आई, देख रहे हैं ना कि कितना हो जाएगा ये -1/i। अब आप लोग कॉम्प्लेक्स रूल समझिए अच्छे से, बहुत लोग रूल नहीं जानते। डिनोमिनेटर में आई नहीं आना चाहिए, अगर अकेले आई आया हुआ है तो हम आई से ही अंश बाहर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आई को वहाँ से हटाना आवश्यक है। दूसरा भी और भी बताते हैं, मतलब कि अगर अकेले आई आया है तो आप आई से ही न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अकेले आई आया कि नहीं, अरे हम कहते मान लो यहाँ 2 आई होता है 2 से, है ना, हमारा मतलब यह है कि आई से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कर देंगे आई और आई स्क्वायर हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा -i/-1, तो ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आएगा भाई, इसका रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आई पावर -27 इज इक्वल टू, बोलिए कितना, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा केवल आई। तो
ये ऐसे आप रिजल्ट निकालना सीख लीजिए। इंटरमीडिएट में बहुत से क्वेश्चन लगाए हैं, हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, तो हमने थोड़ा थोड़ा ऐसा बता दिया है कि ये आई के बारे में बता रहे थे। हमको ये सब बताने का कोई हमारा पर्पज नहीं था, हमको ये बताना था कि आई स्क्वायर गुना रखिए, डायरेक्ट आई को गुना रखिए, आई पावर 4 ये रखिए, अगर 4 से ज़्यादा पावर हो रही है तो उसको ब्रेक करके आप उसको तोड़ लीजिए। दूसरा नियम आप मेन चीज़ क्या समझें कि अगर डिनोमिनेटर में आई आ चुका है तो उसको हटाना जरूरी है, तुरंत वहाँ से हटाएंगे तभी दूसरा आगे स्टेप बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने तुरंत आई से मल्टीप्लाई कर लिया, ये काम आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये स्टेप आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी करिए। अब देखिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें आपको हम बता रहे हैं, फिर से समझिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें एक आता है कि होली रियल एंड होली इमेजिनरी, मतलब कि प्योर रियल और प्योर इमेजिनरी, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हमने दिया होली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए कोई अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इफ z इज होली रियल, अगर ये शुद्ध वास्तविक है, होली रियल मतलब शुद्ध वास्तविक है या प्योर रियल है, शुद्ध वास्तविक है, तो बताइए ये z कब शुद्ध वास्तविक होगा? जब यहां पर इमेजिनरी ना हो। तो इमेजिनरी ना हो मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? ना हो मतलब होता है जीरो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। लिखेंगे व्हेन इमेजिनरी ऑफ z इज इक्वल टू इमेजिनरी क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इज द कंडीशन फॉर होली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो वो शुद्ध वास्तविक होगा। तो इमेजिनरी पार्ट अगर जीरो हो गया तो इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जीरो, y। तो इमेजिनरी पार्ट जब y जीरो हो जाएगा तो सीधे सीधे z इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये कंडीशन लिख दीजिए। अगर यही लिख दिया जाए कि इफ z इज होली इमेजिनरी, ये इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तब बताइए कब? अब उसी को उल्टा बोलो कि शुद्ध काल्पनिक हो जाए, प्योर इमेजिनरी हो जाए। कब होगा? जब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? आर ई जेड इज इक्वल टू, ठीक है, इसका रियल पार्ट जीरो हो जाए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजिनरी पार्ट, होली इमेजिनरी, देखिए रियल तो सब ही है, होली जो इमेजिनरी होगा वो इमेजिनरी तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके पास आई होगा। अगर उसके पास आई नहीं है तो इमेजिनरी नहीं होगा। यह बात समझिए। इसका मतलब क्या हो गया कि रियल जेड तो आपने जीरो कर दिया, तो जब रियल जेड आपने जीरो कर दिया तो रियल जेड कौन है? एक्स। एक्स को अगर आपने जीरो कर दिया तो बताइए वहां पर कौन बचेगा? आई वाई। वो अगर वाई अपने को कह दे कि हम जीरो हैं तो आई तो वहां से भाग गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर कुछ बचा ही नहीं, वहां तो सिर्फ बच गया जीरो। तो जीरो तो अलग बात है कि जीरो में भी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, जीरो प्लस आई जीरो, अलग बात, वो तो ट्रिवियल है, वो बात नहीं कर रहे हैं ना, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त लगा दी जाएगी कि बट इसका जो आई एम जेड है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, तभी होली इमेजिनरी की सही डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसको कॉपी करें। और देखिए तो धीरे धीरे आपका थोड़ा सा एक रिफ्रेश हो रहा है ना, तो धीरे धीरे आपके मन में आ रहा होगा कि सर जो है इसी वीडियो में पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर आपको जो आपने 11th में पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम जितना सोच रहे हैं वो आपको बता दे रहे हैं, फिर जब हाइपरबोलिक शुरू करेंगे वहाँ पर भी कोई कॉम्प्लेक्स की समस्या आएगी तो वहाँ पर हम आपको साइड में वो सब सॉल्व कर देंगे। इसी आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, लेकिन तो इस लेक्चर में ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए एक समस्या आप हम और करना चाहते हैं, वो है कॉन्जुगेट। इसमें देखते हैं काफी स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्जुगेट में कंफ्यूज रहते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, ऐसे पहले रफ बताते हैं आपको। जैसे मान लिया लिख दिया गया कि x प्लस आई वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे? इसका कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हम बताइए कॉन्जुगेट लिखते क्यों हैं, लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे समस्या किसकी थी, आयोटा आई की, इसी की इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के कारण ही कॉन्जुगेट लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ इमेजिनरी का जो साइन है, केवल चिन्ह किसका देखेंगे, केवल और केवल आई का। जैसे महाभारत में अर्जुन निशाना लगाते समय सिर्फ और सिर्फ क्या देखते थे, उस चिड़िया की आंख देखते थे, पूरी चिड़िया नहीं देखते थे। वैसे यहाँ पर भी आप अर्जुन हैं और उस तरह से आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे होगी, आई का साइन। आपको आई का साइन विपरीत कर देना है, उसके अपोजिट रखना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ढूंढ के वहीं पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है, सिर्फ आई पर। अभी हम आपको और एग्जांपल देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ये कॉन्जुगेट हो गया। जैसे भी कह दिया जाए माइनस ए माइनस या प्लस आई बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बताइए। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ये माइनस का प्लस कर देते हैं, कहते हैं ए माइनस आई बी, या ए लिख देंगे, कहेंगे माइनस का प्लस कर दिया। यानी कुछ ना कुछ कंफ्यूज रहते हैं या थोड़ा डगमगाते रहते हैं, बोलते समय कांपने लगते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं। हमने अभी क्या बताया, यहाँ बताइए चिड़िया की आंख कहाँ दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए चिड़िया की आंख है, ये चिड़िया की आंख है, उसके पहले क्या है, प्लस, चिन्ह क्या होगा, माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस आई बी, दिस इज द कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी में एक लिस्ट बना देते हैं, उससे तो आप इसको चाहें तो इससे कॉपी कर लें, फिर हम जो है एक लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर एक ऐसे आपके समझने के लिए बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनके कॉन्जुगेट। ठीक, जैसे हमने लिख दिया, मान लीजिए ए प्लस आई बी, तो हमने क्या लिखा, ए माइनस आई बी, सिंपल हो गया। आप केवल साइन आई का चेंज करेंगे। हमने लिख दिया माइनस ए माइनस आई बी, तो बताइए यहाँ पर आप कुछ मत देखिए, सिर्फ देखिए आई, आई का साइन क्या है, माइनस, वहां करेंगे प्लस, और इस ए के साइन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे आप, इससे नहीं लेना देना, सिर्फ आई से। क्या लिखोगे, माइनस ए प्लस आई बी, चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने ए, ठीक है, माइनस ए माइनस आई बी, यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस है तो वही रहेगा, तो माइनस ए, ये सॉरी तो वही हो गया, ऐसे कर तो वही सेम हो गया। ये देखिए प्लस कर दिया, तो माइनस ए, यहाँ पे आई का साइन क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस आई बी। ठीक है, ये आप ऐसे करिए, तो ऐसे बना दिया। अब जरा फिर देखिए, हमने लिख दिया आई। अब बहुत लोग पूछेंगे आई अकेले, अकेले कौन सा संयुग्मी है, आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, माइनस आई। अगर माइनस आई है तो आई, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा दूसरी, इसे मानिए यहाँ पे लिखा है माइनस आई वाई, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस आई वाई। ठीक है, प्लस कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आई वाई। तो आप बताइए इतने एग्जाम्पल्स में आपको मेन चीज क्या समझ में आ रहा है कि हमने साइन किसका चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ आई का, और कोई साइन हमने नहीं टच किया। थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ा देते हैं, जैसे लिख दिया जाए ए प्लस, मान लीजिए यहाँ लिख दिया बी और ई पावर आई वाई, ऐसा को लिख दिया, तो ये ए प्लस बी आई वाई है। अब गलती क्या कर सकते हैं आप, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो गलत करते हैं, लेकिन गलती कर सकते हैं क्या, ए माइनस बी ई पावर आई वाई बोल दे तो गलत हो जाएगा। हमने अभी क्या बताया, यहाँ बताइए चिड़िया की आंख कहाँ दिख रही है, यहाँ नहीं, ये देखो बैठी, ये चिड़िया बैठी है, ये समझो आंख, तो इसका ये है आपकी, यही टारगेट है। यहाँ बताओ इसका साइन क्या है, प्लस, उधर क्या ले जाएंगे, माइनस। कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा ए प्लस बी ई पावर माइनस आई, समझा। यहाँ पर जैसे लिख दिया जाए ई पावर आई एक्स, तो अब हम क्या लिखेंगे, ई पावर माइनस आई एक्स। तो हमारा ख्याल है इतने एग्जाम्पल से कुछ आपकी धुलाई है ना, वॉशिंग हो गई होगी, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु तो वाशरमैन है ना, गुरु इज ए रियल वाशरमैन। तो हम यहाँ धुलाई करने ही तो आए आपकी, इसकी धुलाई कर रहे हैं, तो कोई धुलाई हुई कि नहीं, ये कचरा अपना धुल लीजिए, जिससे आगे कभी फ्यूचर में कोई गलती ना होने पाए। कॉपी करिए इसको। अब देखिए, तो यहाँ पर हम कोई
फार्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं बता सकते। कारण ये है कि ये तो आपको एक परिचय करा रहे हैं कि थोड़ा रिवीजन हो रहा है ना। तो कोई डेरिवेशन पढ़ना है तो सब इंटर में आपके दिए हैं, वो आप पढ़िए। तो बहुत चीज़ें पढ़ी रही, छोटी छोटी बातें आपको पहले एक बार थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं, ठीक, तब आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखिए बात कॉन्जुगेट की हो रही थी, थोड़ा कॉन्जुगेट की बात और कर लेते हैं। कॉन्जुगेट से ही संबंधित, जैसे मानिए दो कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया Z1 प्लस Z2 और पूरे का कॉन्जुगेट, ये बार लगा दिया, ठीक है। तो ये जो बार होता है ये अलग अलग बार में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बड़ा है ना। ये अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर कॉन्जुगेट ले लेंगे तो दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट लेके जोड़ देंगे तो अर्थ समझ में आ गया, इसकी मीनिंग समझिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि बार लगा हुआ है तो ऐसे बीच से काट दिया, अलग अलग बांट दिया, ये मैथमेटिक्स नहीं थी। इसको पढ़िए, क्या पढ़ोगे, कॉन्जुगेट ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बताइए सम ऑफ है तो ये क्या है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का कॉन्जुगेट है। और ये क्या है, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का सम है। मीनिंग समझ में आ गई, ऐसे समझिए आप इसको। फिर देखिए, चलिए हमारा ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा हम लिख देते हैं क्या, माइनस Z1 माइनस Z2, नो कंफ्यूजन। यहाँ पे भी बिल्कुल आराम से अलग अलग ये बढ़ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, थोड़ी रिजिडिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। ये देखिए ऐसा, फिर क्या कर देंगे, इनको हम प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट क्या पढ़ोगे, कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट्स। हो जाएगा Z1 इंटू Z2 बार। समझ पा रहे कि नहीं, ऐसे परसेंट में आइए, यानी कि डिवीजन। तो Z1 अपान Z2 पूरे का कॉन्जुगेट, यहाँ पे क्या होगा भाई, Z1 बार अपान Z2 बार। लेकिन यहाँ पर देखिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते समय थोड़ा लॉजिकल माइंड रखिए, ये नहीं कि ऐसे जैसे पैसे लिख दिया। सबसे ज़्यादा खतरा किसमें होता है, क्वेश्चन में, यानी कि जब भाग देते हैं तो भाग देने वाली संख्या जो होनी चाहिए, ये भाजक डिवाइजर, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पे डिवाइजर कौन है, Z2 बार, तो Z2 बार शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये इनवैलिड हो जाएगा। कॉपी करें, अब देखिए जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई ए प्लस आई बी, तो इसको हम ज्योमेट्रिकली इसको पहले शो करते हैं, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहिए, रिप्रेजेंटेशन कहिए, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये आपको हिंदी में अगर कहते हैं तो सम्मिश्र संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण, ये आपको समझना है ज्योमेट्रिकली, ठीक है। इससे भी कई बातें सामने आएंगी, ध्यान दें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जो आपने पढ़ा है, कार्तीय तल, उसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ना यही बनाते हैं, ये आपका कार्टेशियन प्लेन बनेगा, इसको आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में। ये आपका एक्स एक्सिस है, पहले कार्टेशियन की बात कर रहे हैं रियल में, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये डैश में आ जाता है और ये डैश में आ जाता है, ठीक है, एक्स डैश ये एक्सिस। लेकिन यहाँ पर जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रियल पार्ट, दूसरा पार्ट होता है इमेजरी पार्ट। तो यहाँ पर रियल पार्ट x है, यहाँ पर हम क्या लेने जा रहे हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इसको अब हमने क्या बताया था, x कामा y, ठीक है। और हमने ये भी बताया था z इज कॉल्ड, अच्छे समझिएगा, कॉल्ड क्या बताया था, अफिक्स, अफिक्स मीन्स टू अटैच ना, टू अटैच, ये आप समझ सकते हैं, या इसके साथ जुड़ा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अफिक्स में जैसे मान लीजिए ये पॉइंट x है, तो ये हमने पॉइंट के कोई ले लिया x कामा y, ये ले लिया कोऑर्डिनेट ना। तो हमने किसको कौन सा पॉइंट दे दिया, P, तो इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, z, ऐसा किया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, ये गिरा दीजिए, और एक्स एक्सिस पर, और इसको आप जो है इसका हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण मिला दीजिए, OP। बताओ ये मान लिया कोई पॉइंट L है,
तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी x, ये दूरी क्या हो जाएगी y, y दूरी हो जाएगी, ये आपका राइट एंगल बन जाएगा। ये जो एंगल हो जाएगा वो आपको हो जाएगा थीटा, ये थीटा हो गया। अब आप अगर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो पाइथागोरस लगाते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है ये। तो यहाँ पर ये आपकी दूरी हो जाएगी। अब हम इस प्लेन को क्या कहेंगे, सबसे पहले जो x है वो हमारा कौन सा पार्ट था, x हमारा रियल पार्ट था, तो क्या बोलेंगे इसको रियल एक्सिस, क्योंकि ये x शो कर रहा है। और y क्या है, y इमेजिनरी पार्ट है। जब इमेजिनरी पार्ट है तो ये किस एक्सिस के लिए है, किसके पैरेलल है, y एक्सिस, इसलिए इसको y एक्सिस ना बोल के बल्कि क्या बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, रियल एक्सिस। इतना समझा रहा हूँ। ठीक, अब इसमें देखिए हम इस दूरी को बोल देते हैं r, ये कहलाता है रेडियस वेक्टर, और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। ठीक, इस तरह से ये आप ज्योमेट्रिकली कैसे शो करते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए z इज इक्वल टू, तो जो आपको ये दूरी जो दिख रही थी x है ना, तो जो x दिख रही थी तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप अगर ये देखिए थीटा से लगी हुई लाइन में, तो ये इस थीटा के लिए बेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। तो ये x का कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये r का, ये x जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और y क्या है r का वर्टिकल कंपोनेंट। क्या लिखोगे इसको r sin थीटा। या फिगर में ज्यादातर शो कर दिए, ये बहुत लिखना पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब तो आप फिगर से हम यहाँ बाहर लेके आते हैं। हियर x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। मीनिंग समझ आ गई। तो जो आपका रियल पार्ट था वो r cos थीटा है, y r sin थीटा है। अगर इनको हम स्क्वायर ऐड कर दें, नंबर 1 नंबर 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा भी थोड़ा छोटे में यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। ये आर के बारे में पहले समझिए। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स मतलब x प्लस आई वाई का हिंदी में कहें तो मापांक कहते हैं, अंग्रेजी में मॉडुलस कहते हैं ना। ये वास्तव में जो r आपका आया है ये z का मॉडुलस है। तो मॉड z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है आपको हम पढ़ाए बता रहे हैं, इसका पूर्णांक हिंदी में कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसको दो नाम जानते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z ए आर जी, आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं ना, इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। एम्पलीट्यूड बोलो चाहे आर्ग्यूमेंट बोलो, आर्ग्यूमेंट जेड पढ़ा होगा आपने। जेड क्या कहलाता है थीटा। यहाँ पे थीटा क्या आपका हो जाएगा थीटा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, तो आप ऐसे देख लो मौके, ये tan थीटा कितना होगा ऐसे देख लीजिए, tan थीटा वाई बाई एक्स होगा कि नहीं, समझिए आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस y अपॉन x हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई tan इनवर्स y ले हटा दो, tan इनवर्स कितना y बाई x। ठीक है, तो आपका ये इतना हिस्सा हमने बना दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड tan इनवर्स y बाई x कहते हैं, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं। तो ये आप मार्ग में भी लिख सकते हैं, यानी y बाई x क्या करेंगे मार्ग में भी लिख सकते हैं, है ना। y बाई एक्स यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू पूर्णांक, वो उतना चल जाएगा y बाई एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बताइए इस जेड में ज्योमेट्रिकली आपने क्या क्या देखा कि इसकी जो दूरी है, मापांक जो है मॉडुलस, ठीक है, वो मॉडुलस कितना है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो पोर्शन आ जाएगा। उसकी जो पूर्णांक है एम्पलीट्यूड जो है घुमाव, उसको कितना है tan इनवर्स y बाई x। मान लेने मतलब हो गया कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, अगर प्लस है तब भी माइनस, तब भी प्लस, माइनस है तब भी प्लस ले लेते हैं। ठीक है, ये आपको इतनी जानकारी हमने दे दी, ज्योमेट्रिकल कॉपी करिए।
अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको इसमें मॉडल्स के बारे में बताते हैं ना। इससे इसको लिख सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडल्स। है क्या? ध्यान से देखो, मान लीजिए कि चलिए पहले लेते हैं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका जो परिमाण है, मापांक वो 0 है, इसका मतलब हो गया पॉइंट है। तो इसका हो गया, जैसे अभी आपने ज्योमेट्रिकल देखा, तो आपने जब ये xy बनाया था तो ये डिस्टेंस आई थी कि नहीं, इसको हमने मॉड ऑफ z कह दिया। अगर मॉड ऑफ z 0 हो गया तो ये लाइन यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होकर, दूरी कॉन्ट्रैक्ट होकर कहाँ पे आ गई, ओरिजिन पर। तो ओरिजिन क्या है, 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0। ये तभी संभव है जब z 0 हो। इसका उल्टा बोलिए कि यदि z 0 है, इफ z इज इक्वल टू 0, तो ये पासिव कब होगा, जब मॉड z 0। तो ये क्या हो गया, ये दोनों तरफ चलता है ना, इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइड बाय। इफ z मॉड z इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 0, एंड कन्वर्सली इफ z इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज मॉड z इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसको आप जो है इसे नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी में नंबर 2 देते हैं। अब ये आपने पढ़ा है, कोई आपके लिए नया नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, मॉड z1 इंटू z2 ऐसे ले लिया, प्रोडक्ट का मॉड, तो मॉड z1 इंटू मॉड z। इसी से एक जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी और ले लेंगे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2। अब ध्यान से देखें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का आर्गुमेंट ले रहे हैं तो उन दोनों के जो आर्गुमेंट है अलग अलग, उनका ये सम होता है। और ये फार्मूला लग रहा है जैसे लॉग के फार्मूले के समान है, जैसे log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। ऐसा लगता है नहीं वो, यानी दिस फार्मूला इज एनालोगस टू लॉगरिथमिक फार्मूला। ठीक है, थोड़ा याद करने के लिए आसानी हो गई कि अगर बाई चांस आप भूल रहे हैं तो log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n फार्मूला आप याद करते हैं, उसी जैसा है। ठीक है, सिमिलर। अब ध्यान दीजिए, हम इसमें थर्ड पार्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। यहाँ मान लीजिए मॉड z1 अपान z ये, ठीक है, तो हो जाएगा मॉड z1 अपान मॉड z। और देखिए क्वेश्चन आया कि नहीं, तो आप तुरंत लिख दिया करिए कि मॉड z2 इज नॉट इक्वल टू g। ये लिखना जरूरी है। अब बताइए, इसी समय इसका आर्गुमेंट लिख दीजिए, तो मॉड z1 और आर्गुमेंट z1 अपान z2 इज इक्वल टू हो जाएगा। अब आप फार्मूला समझ लेंगे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, बिल्कुल लॉगरिथमिक फार्मूला, आर्गुमेंट z, ठीक है, ये आपके ये z1 अपान z2, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का आर्गुमेंट माइनस डिनोमिनेटर का आर्गुमेंट। ये फार्मूले आपको थोड़ा याद रखना चाहिए, कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आपने डिमावर के बारे में पढ़ा होगा, हो सकता है ना पढ़ा हो, क्योंकि इंटरमीडिएट में नहीं भी है भी, कोई राइटर लिखता कोई नहीं लिखता। देखिए, एक थ्योरम हम आपको बताते हैं, डिमावर थ्योरम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। डिमावर थ्योरम ये होता क्या है, इसको हम पार्ट में बताते हैं। इन्होंने ये बताया था कि इफ n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, विशेष ध्यान रखिएगा, तो उन्होंने बताया कि अगर हम cos थीटा ले लें प्लस i sin थीटा, ये एक्सप्रेशन आप देखिए, रियल पार्ट cos, इमेज पार्ट sin और होल पावर n लगा दें, तो उन्होंने बताया कि जो n जो है वो थीटा पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। बढ़िया सा बेस समझिए आप, ये दे दिया। फिर उन्होंने कहा कि एंड इफ n इज ए फ्रैक्शनल नंबर, तोड़ के लिखते हैं फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है, मतलब कि हिंदी में भिन्नात्मक संख्या,
positive or negative, then one of the values, ठीक है, of cos theta plus I sin theta whole power n is equal to cos n theta plus I sin n theta। फ्रैक्शनल मीन्स जैसे n का फॉर्म क्या हो, p अपॉन q, तो ऋणात्मक संख्या, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ये जो थ्योरम है ये डी मोइवर थ्योरम है ना। तो आपको हमने देखिए ये जो बताया इसको आपको याद रखना है, ये कहीं भी काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ भी लिखा है, बस खाली केस बदल दिए गए हैं। केस क्या लिखा गया, सेम है, वही चीज लिखा गया। बस क्या है कि अगर यहाँ पे मानिए n इज इक्वल टू 5 है तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, निगेटिव है तो -5 तो -5 विद साइन आप मल्टीप्लाई कर दिया ऑटोमेटिक आ जाएगा। मानिए यहाँ पे 2/3 है, 3/4 ऐसा कुछ है, फ्रैक्शनल है, -3/4 है, कुछ भी है तो आप यहाँ रखिए और विद साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, बस हो जाएगा। तो बताइए अभी यहाँ से कह दिया जाए कि cos थीटा और प्लस I sin थीटा होल पावर 5 का रियल पार्ट बताइए। रियल पार्ट मान लीजिए कि आपको डी मोइवर नहीं आता था, अभी 2 सेकंड पहले नहीं आता था, तो आपको इसका a प्लस बी होल पावर 5 का एक्सपेंशन करना पड़ता बाइनोमियल थ्योरम से, और तब जाके आप रियल को इकट्ठा कर पाते, इमेज अलग कर पाते। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने दिया, उनके योगदान की तारीफ करिए आप। देखिए जो पावर 5 दिया तो आपको बाइनोमियल लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस सीधा आप cos क्या लिखेंगे 5 थीटा प्लस I sin 5 थीटा। अब बताओ यहाँ पे रियल पार्ट क्या हो जाएगा, RP कितना हो जाएगा भाई, cos 5 थीटा, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा IP कितना हो जाएगा sin 5। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। हमने छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि तुरंत आप जो है बता सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम डी मोइवर्स थ्योरम कॉपी करें। अब इसी के साथ आपने भी क्या देखा, डी मोइवर्स थ्योरम। इसी के साथ एक होता है यूलर्स थ्योरम, जो जिन्होंने आयोटा बताया था, है ना, उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, ध्यान दीजिए। उनके अनुसार यूलर्स थ्योरम, ये दोनों अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूलर्स थ्योरम इन्होंने बताया कि अगर मान लीजिए z कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या ऐसे ले लो e पावर आयोटा थीटा, ऐसा देख दिया तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी का कॉन्जुगेट आपको अभी हमने लिखाया, इसका कॉन्जुगेट तो बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, किसका साइन चेंज करेंगे, i का, तो क्या लिखोगे माइनस आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा माइनस I sin थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये यूलर्स थ्योरम कहलाता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स बहुत काम आएगी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, तो जो भी है ये डेरिवेशन में बहुत काम आता है। इस फंक्शन को आप जो है ध्यान रखें, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या करते हैं आपको थोड़ा बता दें कि वहां पर आयोटा इमेजिनरी नंबर हमारे मैथमेटिक्स में है, लेकिन फिजिक्स में आयोटा करंट को शो करता है। एक जरा सा जी के बताते हैं, करंट को शो करता है, तो वहां पर जो राइटर है वो इसको जे से डिनोट कर देते हैं, तो √-1 को जे से। तो इन फिजिक्स आयोटा रिप्रेजेंट्स करंट एंड जे इमेजिनरी क्वांटिटी √-1। ठीक है, जरा सा आपको बता दिया। कोई डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है उन्होंने वहां पर चेंज कर दिया हो। अच्छा खैर, ये बताइए आपने यूलर थ्योरम पढ़ा, इससे आप चाहें तो थोड़ा सा एक दो फॉर्म में ड्राइव कर सकते हैं, जैसे दोनों को ऐड कर दें, दोनों को सेपरेट कर दें। जब हम आपको दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन, तो आपको इसे हम प्रूफ करा देंगे। इस लेक्चर में इसको हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, केवल परिचय करा रहे हैं, एक इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको हम प्रूफ दे देंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐड करने वैसे देखिए ना, ये आपका साइन थीटा कर जाएगा प्लस माइनस, तो कितना आ जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा का 2 cos थीटा, वो 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो इतना तो कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। तो e पावर आई थीटा प्लस e पावर माइनस आई थीटा अपॉन, ये एक्सपोनेंशियल भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अगर मान लीजिए दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i sin थीटा होगा, तो उधर ट्रांसफर कौन होगा 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा घटाने पे एक्सपोनेंशियल आई थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई थीटा अपॉन 2i। आप इसको
ई पावर आई थीटा पढ़िए या एक्सपोनेंशियल आई थीटा पढ़िए, जो मर्जी पढ़िए सब सही है। तो दोनों आपने देखा cos थीटा और sin थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से दिए जाते हैं। इन रिजल्ट्स को भी आप याद रखें। अगर मान लो ये नहीं याद रख पाते कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जरूर याद रखें। इन्हीं से हम जब जरूरत होगी तुरंत बना देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके ये हाइपरबोलिक फंक्शन चैप्टर में धीरे से प्रवेश करता चला जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो फिर हाइपरबोलिक पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक, आप ही करिए। अब देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जानकारी। जैसे ई पावर जेड है, साइन जेड है, कास जेड है, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई, इनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी मीन्स होती है उसकी आवर्तता। डाल देते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। अब इसी में हम सबके एक एक करके चलते हैं। जैसे देखिए ई पावर जेड, इसकी पीरियोडिसिटी होती है, तो ई पावर जेड ऐसे लिख देते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ई पावर जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई। मान लो आपसे एग्जाम में दे दिया का प्रूव दैट पीरियोडिसिटी ऑफ ई पावर जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई, तो कैसे प्रूव करेंगे आप? तो पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन कोई उसमें अलग से जोड़ दिया जाए कोई इतनी क्वांटिटी कि जिससे घूम के फिर वहीं आ जाए। जैसे आपने पढ़ा है हाई स्कूल में साइन 360 प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो बताइए पीरियोडिसिटी क्या है? 2 पाई। 2 पाई हमने जोड़ा वापस आ गया। जैसे बताइए यहाँ पर आपने देखा जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं, ये थीटा बना हुआ है। अब ये लाइन रिवॉल्व करता हुआ ऐसे रिवॉल्व हुआ और रिवॉल्व करके यहाँ फिर आप वापस आ गया कि नहीं? तो बताओ जब फिर यहीं वापस आ गया तो कितना घूम के आया? ये पूरा एक चक्कर लगाया, कितना? 2 पाई। तो 2 पाई से क्या हो गई? पीरियोडिसिटी। वैसे ही आपको ई पावर जेड की पीरियोडिसिटी निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? पीरियोडिसिटी मीन्स क्या? पहले ये बताओ। अगर हम जेड में ई पावर जेड में 2 पाई आई जोड़ दें, ध्यान दीजिए बहुत लोग हल तो कर लेते समझ नहीं पाते क्या हुआ। ये ई पावर जेड के फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन हमारा ये है। अगर हम इस ओरिजिनल फंक्शन में जेड में 2 पाई आई जोड़ दें और रिजल्ट में 2 ई पावर जेड ही आ जाए, मतलब 2 पाई आई का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ा, तो बताइए इसका क्या हुआ कि इतनी देर बाद वापस फंक्शन आ जाएगा। तो इसकी पीरियोडिसिटी आवर्तता कितनी है? 2 पाई आई। इसको हम थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखा देते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम इसको लॉ ऑफ इंडिसेंस से। चलिए इसको पहले इतना तो हमने लिख ही दिया, ये आप चलो मान लो इतना आएगा, ये लिखा देंगे, लिखेंगे ऐसे। अब देखो हम आपको टारगेट कैसे ले चलते हैं। ई पावर जेड प्लस 2 पाई आई इज इक्वल टू लॉ ऑफ इंडिसेंस से इसको आप बताओ इतना तो लिख ही सकते हैं। यहाँ प्लस है, 2 भागों में ब्रेक कर दिया। आपने अभी तुरंत यूलर्स थ्योरम पढ़ा है कि नहीं? तो वहां पर हमने बताया ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, तो जगह 2 पाई और प्लस आई साइन 2 पाई। कौन सा सूत्र लगाया आपने? ई पावर आई थीटा इज इक्वल टू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। यूलर्स थ्योरम आपने भी लगाया, पता है ना? यूलर्स थ्योरम। तो बताओ इस समय ई पावर जेड हाई स्कूल पढ़े हो, कास 360 डिग्री 2 पाई कितना होता है? 1 और प्लस आई और साइन 360 क्या होता है? 0। तो हाई स्कूल की बात है, साइन 360 कितना होता है? 0 होता है और कास 360 1 होता है। तो बताइए इस समय आप कहाँ पहुंचे? ई पावर जेड पे आ गए कि नहीं? और चल क्या रहे थे? जेड प्लस 2 पाई। अब आप बताओ समझे क्या इसमें? समझे ये कि ई पावर जेड है, तो ई पावर जेड मैंने 2 पाई आई ऐड किया, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, वही फंक्शन किससे आ गया? तो पीरियोडिसिटी हो गई 2 पाई आई। इससे क्या स्पष्ट क्या हुआ, क्या क्लियर किया आपने कि ई पावर जेड किस टाइप का फंक्शन है? कोई पूछे कि फंक्शन किस टाइप का है, तो आप बोलेंगे ई पावर जेड इज ए पीरियोडिक फंक्शन, और इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है? 2 पाई आई, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसका कंक्लूजन लिख देते हैं, लास्ट में लिख लीजिएगा कि ई पावर जेड इज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स पीरियड इज हाउ मच? 2 पाई, ठीक है। इसको कॉपी करें।
अब फिर ध्यान दीजिए, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक 6 होते हैं ना, ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं ये सभी पीरियाडिक होते हैं, लेकिन इनके पीरियड जो है वो आपके सामने लिखते हैं और आपको प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए और चीज, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले फंक्शन है ना, एक चार्ट बना देते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन किसका, ऑफ जेड। ध्यान रखना कि रियल नंबर नहीं ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं, होश में रहिएगा, ठीक है। ये साइन थीटा, ये साइन एक्स की बात नहीं हो रही है, ये साइन एक्स प्लस आई है। ऐसे देखिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन जेड, यही लिख देंगे साइन जेड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे, ऐसे देखिए साइन जेड, इसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई, क्यों, क्योंकि साइन 2 पाई और प्लस जेड इज इक्वल टू होगा साइन जेड, ठीक। ऐसे ही कास, कास के साथ ना लीजिए, साइन से जुड़ा हुआ पहले कोसेक ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, कोसेक जेड, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई, कोसेक 2 पाई प्लस जेड इज इक्वल टू कोसेक जेड। अब बताइए हमारा ओरिजिनल फंक्शन कौन था, साइन जेड, तो बताइए जेड में आपने कितना जोड़ा, 2 पाई, तो वही फंक्शन आ गया कि नहीं, साइन जेड, तो इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई, दिस इज द पीरियड। अच्छा, अब बात आती है कास जेड, तो कास जेड का पीरियड होगा 2 पाई, ये हो जाएगा कास 2 पाई प्लस जेड इज इक्वल टू कास जेड, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है सेक जेड, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका भी पीरियड होता है 2 पाई, इसे आप याद रखिएगा, यहाँ पे काम आएगा सेक 2 पाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेक जेड। क्यों हुआ वो काम आपको शो करना, क्योंकि आप देख रहे हैं इतना जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब बात आती है टैन जेड, टैन जेड का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, क्योंकि होता है टैन पाई प्लस जेड इज इक्वल टू टैन जेड। फिर हो जाएगा काट जेड, ठीक है, इसका भी पीरियड होगा पाई, ये हो जाएगा काट पाई प्लस जेड इज इक्वल टू काट जेड, ये होता है। आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, ये तो हम हाई स्कूल पढ़े हैं, साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, कास कोसेक 360 प्लस थीटा कास थीटा। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, अभी आप होश में है ही नहीं। हमने यहाँ पर थीटा नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो जेड है वो क्या है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट धोखे में आ जाते हैं, कहते हैं ये तो बहुत आसान है, एनालोगस है, उसके सिमिलर है फार्मूला, जब आपने पढ़ा साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन आप कह दिया इसको प्रूव करो, तो जो आप सोच रहे हैं कि हम 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा का सूत्र लेके लिख देंगे, गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इसका प्रूफ अलग हो जाता है एकदम। आपको एक प्रूफ हम करके अभी दिखा देंगे, फिर उसी तरह से आप कर सकते हैं, साइन कर देंगे तो कोसेक का 1/6 बन जाएगा, कास हो जाएगा तो 1/6, तो साइन कास वही जैसा टैन कर देंगे, आराम से लग जाएगा ना। तो प्रूफ भी एक सीख लीजिए, जिससे आपको जो धोखा हो रहा है, जो मन में जो सोच रहे हैं कि हम बहुत आसान है, नहीं आसान तो बहुत है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि 2 पाई प्लस थीटा वाला मामला है, तो वहाँ पे थीटा रियल था, वहाँ एंगल है थीटा ना, तो एंगल रियल होगा, इसलिए वो 2 पाई प्लस थीटा रियल के लिए हो। ये क्या है, फिर देखिए थोड़ा होश में आइए, साइन 2 पाई प्लस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इसलिए हो रहा है साइन जेड वही होगा, है ना। तो पीरियड भी समझिए, एक आपको छोटा सा हम प्रूफ इसका बताते हैं, कॉपी करें। देखिए आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें, हो सकता है आप ये भूल गए होंगे कि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पढ़ रहे हैं, 2 पाई प्लस जेड, ये थीटा नहीं, रियल नहीं है। तो अगर जैसे हम आप पहले थोड़ा सा आपकी तरफ से चल रहे हैं, जैसे आप चलते हैं इसको, तो इसको पहले लिखिए साइन और 2 पाई प्लस एक्स प्लस आई वाई, ऐसे लिखना पड़ता है कि नहीं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब इसको आप ध्यान दीजिए, खाली हम आपको समझा रहे हैं कि इसकी वैल्यू अपना कैसे समझेंगे, प्लस आई वाई। अब बताओ ये साइन ए प्लस बी हो गया कि नहीं, तो साइन ए कास बी और प्लस कास ए साइन बी, तो बताइए क्या लिखोगे, साइन ये लिखोगे साइन
2 पाई प्लस एक्स इंटू कास आई वाई और प्लस कास 2 पाई प्लस एक्स इंटू साइन आई वाई। अब आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल हाई स्कूल जैसा लग रहा है, लेकिन सबसे खतरनाक टर्म कौन है? ये आपने अभी फिलहाल इंटरमीडिएट में कास आई वाई नहीं पढ़ा है और साइन आई वाई नहीं पढ़ा है। यही चीज आपको हाइपरबोलिक जो चैप्टर शुरू होगा है ना, वो उसमें पढ़ना है आपको। ठीक बात समझ पा रहे कि नहीं? इस वजह से इसको आप डायरेक्ट अभी प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक, तो अब मामला इसको हम मिटा देते हैं। हमने कहा पहले हम आप जो सोच रहे थे हाई स्कूल की तरह वैसा हमने बताया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तब फिर क्या होगा वो देखिए आप, क्योंकि इसमें कास आई वाई साइन आई वाई नहीं क्लियर होगा। अब देखो इसको कैसे लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। अभी हमने यूलर्स थ्योरम में साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो हमने कहा थोड़ा पहले आपको टाइट कर दें, है ना। तो देखिए थीटा, ये देखिए क्या लिखा, ये थीटा की जगह पर लिखा हुआ है। तो थीटा की जगह पर लिखा क्या लिखोगे? ई पावर इज इक्वल टू ई पावर आई, क्या लिखेंगे आप? 2 पाई प्लस जेड और फिर माइनस ई पावर माइनस आई 2 पाई प्लस जेड और अपॉन कितना? 2i। ठीक है, ई पावर ये अपने लॉ ऑफ इंडिसेंस घातांक के नियम से लॉ ऑफ इंडिसेंस में आप इसको ये लिख सकते हैं आई जेड और माइनस ई पावर माइनस 2 पाई आई, माइनस अलग हो जाएगा, ई पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। फिर देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, तो ये देखिए आपको जो फार्मूला बताया गया क्या? ई पावर आई थीटा कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, इसी तरह से ई पावर माइनस थीटा बराबर क्या? कंजुगेट माइनस आई साइन थीटा। आप चाहे प्लस माइनस कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखोगे? ई पावर आई थीटा क्या लिखना चाहिए? कास 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। वैसे इसका मान डायरेक्ट 1 होता है, लेकिन आपको क्लियर कर दें, इसको सीधे भी 1 कर सकते हैं। यहाँ बताइए, ये देखिए ये लिखा जाएगा कास 2 पाई ई पावर माइनस आई थीटा, तो माइनस आई साइन 2 पाई ई पावर आई जेड अपॉन 2i। कास 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 1, मालूम पढ़े हो हाई स्कूल में। और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 ई पावर आई जेड माइनस ये फिर 1 माइनस 0 आई इंटू 0 और ई पावर माइनस आई जेड और अपॉन 2i है ना। थोड़ा ये देख लीजिएगा, थोड़ा मिल रहा है ये अलग कर। ठीक, अब जरा बताइए क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ई पावर आई जेड माइनस ई पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। बोलिए ये 1 हो गया, ये 0 तो 1 इंटू कितना, ये हो गया ना। अब जरा बताइए इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे थीटा था, तो थीटा है, यहाँ पे कौन है? थीटा की जगह पे जेड, तो क्या बन जाएगा भाई? साइन जेड। और ये क्या चल रहा था आपका? ये चल रहा था साइन 2 पाई प्लस जेड इज इक्वल टू साइन जेड। आगे ना सुनते हैं तो ये लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि यू आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट प्योर रियल नंबर। ठीक है, ये विषय ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो जेड हमारा जो अफिक्स चल रहा है वो x प्लस आई वाई है। ये शांत बैठता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, और बहुत लोग चुपचाप समझ नहीं पाते और बहुत खतरनाक अटैक करता है ये। तो जेड जब भी आपको ना समझ में आए तो तुरंत आप जेड का सारा चिट्ठा खोल दीजिए, x प्लस आई वाई लिख दीजिए, आपको कभी गलती नहीं होगी। देखा, हमने इसे शुरू में आपको बताया कि x प्लस आई वाई लिया और साइन ए प्लस बी लगाया तो समस्या खड़ी हो गई। क्या क्या आया? साइन आई वाई हमें नहीं मालूम, अभी नहीं मालूम, अगले लेक्चर मालूम हो जाएगा। कास आई वाई भी नहीं मालूम। ये सब हाइपरबोलिक फंक्शन के केस आ रहे हैं, वहां पे आपको बताया जाएगा। तो बताइए इस समय आपको साइन 2 पाई प्लस जेड इज इक्वल टू साइन जेड, बताइए मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुई कि जेड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कितना जोड़ने पर? 2 पाई। तो 2 पाई क्या है? इसकी पीरियोडिसिटी, आवर्तता है। तो ऐसे हमने पूरा चार्ट बना दिया है। तो कास लगा सकते हो, टैन ना, टैन कार्ड जो चाहो उसी सूत्र से लगा सकते हो आप। जैसे कोसे लिखना है तो कोसे में क्या करोगे? 1 साइन, तो कुछ नहीं करना, ये 2i ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, वो ऐसे अपने आप ये 2i ऊपर ये नीचे आके कोसे का बन जाएगा। कास का
सेक का बन जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, जहां पे ये माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, बस आराम से लगा सकते हो, वो भी हो गया। tan में tan का हम आपको अलग से यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये tan, ये सूत्र आप लगा दीजिएगा, आराम से आपका रिजल्ट आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू वो देखो लिखी हुई है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा तो ई पावर आई थीटा माइनस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i, तो 2i और इसका क्या होगा, ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, तो 2i और अपॉन 2 दोनों कट जाएंगे, तो i आपका क्या होगा, ये i यहाँ पर बचा रहेगा। बोलो सही है। अब आपको इसी में इसी फार्मूले से जैसे ये हम लेके चले हैं वैसे आप इसको लेके चलेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन वहां पे क्या लिखोगे, tan पाई प्लस जेड, 2 पाई प्लस जेड नहीं पाई, इसकी पीरियोडिसिटी पाई है, यहाँ पर सब जगह पाई प्लस जेड होगा, कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाएगा, तो आपको वो tan जेड पे लाके रख देगा। तो ये मेथड समझ आया, तो हमने आपको पीरियोडिसिटी बता दी और साथ में इसका प्रूफ भी बता दिया, तो एक बता दिया, उसको उसी से हेल्प लेके आप चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं और ठीक है। लेकिन कुल मिला के ये है कि आप उसको प्रूफ करें या ना करें वो अलग बात है, वो आपको अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, लेकिन याद जरूर रखिएगा, है ना, ई पावर जेड की पीरियोडिसिटी 2 पाई आई और साइन कॉस सेक कोसेक इन चारों की पीरियोडिसिटी 2 पाई और tan और काट इन दोनों की पीरियोडिसिटी केवल पाई। ठीक है, इतना याद करिए, कॉपी करिए। ठीक है, तो आपको हमने ये सब जानकारी कॉम्प्लेक्स में दी, थोड़ा सा और बता देते हैं, है तो बहुत लेकिन इतने कम समय में इतना हमने आपको जो है एक रिवीजन कर दिया, थोड़ा सा माइंड आपका जो है थोड़ा माहौल तो जरूर बन गया होगा, है ना। और इसके साथ साथ आप जो है अपनी इंटरमीडिएट की बुक उठाइए और पूरा चैप्टर रिवाइज करिए, उसके फार्मूले को जरूर देख लो, है ना। कैलकुलेशन मान लीजिए नहीं ज़्यादा देख रहे हैं उनको जरूर देख लो, जिससे हमारे अगले लेक्चर हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको दिक्कत ना आने पाए। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कहलाता है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, पढ़े हो, हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय रूप, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप। अभी हमने आपको ज्योमेट्री बताई थी वही है ये। तो बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगे इसमें। a प्लस आई बी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिखते हैं, या a प्लस आई बी ले लो या x प्लस आई बी कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लिया, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पोलर फॉर्म से r ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, है ना। आप चाहें तो इसको r e पावर आई थीटा भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसे यूलर फार्मूला है। अब देखिए दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तुलना करिए। यहाँ पर r cos थीटा क्या हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा x और y क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, तो r sin थीटा। इसके बाद हमने स्क्वायर ऐड करके बताया है, ज्योमेट्री में भी देखा ही होगा, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया था, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये दो रिजल्ट आपके बन जाते हैं। फिर इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं, तो इस समय ये आपके सामने जो लिखा गया है r cos थीटा प्लस आई sin थीटा, या यूलर फॉर्म भी चाहे ले सकते हैं, ये कहलाता है इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, ये है पोलर फॉर्म क्यों कहते हैं, ज्योमेट्री बताई थी। यहाँ पर ये जो आपने अभी राइटिंग में बनाया था, तो ये O है, ये कहलाता है आपका पोल। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। और ये जो लाइन है ये कहलाती है रेडियस वेक्टर, वेक्टर। और जो थीटा एंगल होता है ये कहलाता है वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जो लाइन जो खींची जाती है, ये जो एक्स एक्सिस होती है रियल एक्सिस, इसको आप इनिशियल लाइन कहेंगे, इनिशियल लाइन। तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई, r, ये थीटा। तो आपने अभी देखा था ये p ऐसे बताया था बार बार, तो ये हो गया l मान लीजिए, ये कौन सा था, r cos थीटा जो क्या था x, ये क्या था r sin थीटा क्या था y। तो देखिए x r cos थीटा, y r sin थीटा। तो बताइए सब मिला के आप मेन चीज क्या ध्यान देंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाए। मान लीजिए यहाँ पर आप प्लस की जगह पर माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप माइनस ले सकते हैं, तो प्लस पर प्लस ले लीजिए, माइनस पर माइनस ले लीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए अच्छा होगा, ये पोलर फॉर्म है। अब इसका एक यूज आपको हम करना अभी सिखा देते हैं, उसके बाद इसको हम बंद करेंगे।
देखिए थोड़ा सा उसका यूज बताते हैं आपको ना। जैसे पोलर फॉर्म, टू सेपरेट, चलिए लेते हैं a प्लस आई बी होल पावर n इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये आपको हमने प्रॉब्लम दिया, ठीक है, टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को। तो जैसे मान लिया कह दिया जाए कि a प्लस आई बी होल स्क्वायर बताइए, तो आप तुरंत इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के रियल में कर देंगे, वो ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे 21 कर दें तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी कि 21 पावर का एक्सपेंशन 22 पदों तक कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो आप जो है बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा ये होता है कि आपको ये पोलर फॉर्म में ले जाएंगे, पोलर से फिर डिमैवर में ले जाएंगे, तो इसका यूज करते हुए आपको देखिए कैसे लेके आते हैं, सीखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप जो है अपने फ्रेंड्स में इसका होल स्क्वायर दीजिए, बाद में उसको कहिए चलिए 21 का बताइए अलग अलग क्या होगा, है ना। तो अगर वो नहीं आता तो नहीं बता सकता आपको, देखिए कैसे करते सीखिए। सबसे पहले लिखेंगे लेट a प्लस आई बी होल पावर नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अभी बताया क्या था, पोलर फॉर्म आई साइन थीटा, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर, ठीक है, शॉर्ट लिख दीजिए कंपेयर। तो a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप वैल्यू भी निकाल लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट लिख दीजिए r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहीं से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा r साइन थीटा को डिवाइड करेंगे r cos थीटा से, ये बन जाएगा b अपान a, इसी tan थीटा इज इक्वल टू b अपान a। नाउ थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपान a। ये आपको दो वैल्यू थीटा की और r की मिल गई, ठीक है। पहले इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए आपको ये जो है a प्लस आई बी दिया था, इसको आप 1 नंबर भी ले लीजिए, अब दोनों तरफ पावर n रेज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 a प्लस आई बी होल पावर n इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n बाय द लॉ ऑफ इंडिसेस। ये पावर n r पे भी आ जाएगा, पूरे ब्रैकेट पे भी आ जाएगा, तो r पावर n इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n। यू हैव रेड जस्ट डिमैवर थ्योरम, अभी आपको बताया गया है डिमैवर थ्योरम। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r पावर n cos थीटा, ये डिमैवर लगाते थे ध्यान रखिएगा, रियल पार्ट हमेशा cos होगा और इमेजिनरी पार्ट हमेशा साइन होगा, ये भी ध्यान रखिए। तो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये बन जाएगा आपका a प्लस आई बी होल पावर n। तो बताइए इसका जो रियल पार्ट है ना, आर पी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ a प्लस आई बी होल पावर n इज इक्वल टू, इसका रियल पार्ट बताइए, अब तो अलग हो गया ना, तो इतना मल्टीप्लाइड बाई इतना, यानी इतने गुणे इतने, कितना हो जाएगा रियल पार्ट, r पावर n cos n। दिस इज रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट बताइए, आई पी ये हो जाएगा आपका r पावर n इंटू साइन n थीटा, ठीक है। ये बात आप सबको समझा जाए, तो देखिए रियल पार्ट हमने इसका निकाल दिया, तो a प्लस आई पी होल पावर n का रियल पार्ट r पावर n इतना इतना, यहाँ पे r और थीटा क्या है, अननोन है, तो यहाँ पे वेयर लिख दीजिए, वेयर r इज इक्वल टू रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan b अपान, ये आपको जो रिजल्ट मिल गया। तो आपने देखा कि a प्लस बी का होल पावर n का रियल पार्ट। तो ऐसे आप प्रैक्टिस के लिए, जैसे अपने प्रैक्टिस के लिए लिख दिया हमने कि 3 प्लस 2i होल पावर 7 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आप बताइए। तो इसको पूरा ऐसे सॉल्व करिए, है ना। अब ऐसे a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 2 है, n की जगह पर 7 है, रख दीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप बताइए, एक चीज़ समझ गए। तो डिमाग पे भी बता दिए। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि डिमाग में कोई कैलकुलेशन नहीं बताना है, हम केवल इसका माहौल क्रिएट कर रहे थे जो चैप्टर आपको ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे पढ़ना है। तो बस ये इतना बता दे रहे हैं, थोड़ी चीज़ें और भी देखते हैं, कुछ और बता देते हैं, फिर ये वीडियो बंद करते हैं, कॉपी कर लीजिए।
अब इस वीडियो में चलते चलते थोड़ा सा आपको हम एक इंटरेस्टिंग चीज बता देते हैं ना। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कह दिया जाए कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत बोलेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। आपसे कह दिया जाए कि 3 + 7i में, ठीक है, और 2 प्लस और यहां लिख दिया हमने 5i में कौन बड़ा है। तो अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप कहेंगे 3 2 से बड़ा है, ठीक है, 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे किसका साइन होना चाहिए, ग्रेटर का। तो अगर आपके हिसाब से सही है तो ये सही नहीं बल्कि उतना ही गलत है। जितना सही सोच रहे हैं उतने का 1/, सही कर दीजिए, मतलब टोटल गलत है ये ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन नहीं होता, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब मीनिंगलेस है। यानी ये जो फ्रेजेस हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इनकी कोई मीनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होती। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, है ना, उनकी तुलना हम आपस में नहीं कर सकते। ठीक, तो बताइए ये क्वेश्चन टोटल क्या था, ये क्वेश्चन टोटल गलत था, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इन द सेट ऑफ complex numbers the phrase, ये जो फ्रेजेस हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन, है ना, ये एक फ्रेज हमने लिख दिया, ठीक है, लेस देन लिख दिया, समझ रहे हैं हमारी बात, आर मीनिंगलेस, इनका कोई मतलब नहीं है, ये कभी भी आप कोई चीज कंपेयर नहीं करेंगे। जैसे कोई कह दे कि बताइए 7i और 10i में कौन बड़ा है, तो पता चला आप जल्दीबाजी में बोल दिए 7i। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे 7i में i कट गया, 7 लेस देन 10। तो ये सब जो है ये गलत है, ऐसा कभी भी आप जो है बचपना मत करिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंपैरिजन होता ही नहीं है, कोई दिक्कत है, ठीक है। दोनों क्वांटिटी कंपेयर की जाती है, रियल को रियल से कंपेयर करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से ग्रेटर है, लेस है, ये सब मीनिंगलेस है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक। ये चीज आप जो है अपने समझने के लिए नोट कर लीजिए। एक आपको छोटी जानकारी और दे देते हैं, जैसे चलिए एक क्वेश्चन हमारे साथ आप सॉल्व करिए। जैसे देखिए ये 1 हो गया, आप हर जगह अभी कहेंगे सही है, अगर आपको जानकारी सही नहीं है तो आप सही बोलते चलेंगे। देखिए कैसे, हमने 1 को लिख दिया √1, फिर लिख दिया इसको 1 × 1, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 × 1 1 होगा। हम इसको लिख सकते हैं √-1 × -1, माइनस माइनस प्लस तो 1 ही होगा, ठीक है। फिर इसको हमने अलग कर लिया, √-1 अब आप बताइए √-1 क्या होगा, i, ये √-1 क्या होगा, i। तो बताइए ये i क्या हो गया, स्क्वायर, और i² की वैल्यू क्या हो गई, -1। देखिए कहां से स्टार्ट किए थे आप, 1। तो क्या ये संभव है मैथमेटिक्स में, ये बताइए ये संभव है, ये संभव नहीं है। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस कंप्यूटेशन, इस गणना में क्या गलत है आप बता सकते हैं। देखिए हम आपको गलती बता देते हैं, नहीं तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर √AB = √A√B, ये जो आपके सामने आइडेंटिटी लिखी गई है ये वैलिड कब होगी, √A × B =√A × √B। ये तभी संभव है जब इनमें से कम कोई एक, एटलीस्ट A और B, कोई भी एक पॉजिटिव हो या 0 हो, तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी इज वैलिड व्हेन A और B, है ना, A और B एटलीस्ट 1 ऐसे लिख सकते हैं, एटलीस्ट 1 A और B इज पॉजिटिव R क्या होना चाहिए, 0।
अब आप ये गलती इसमें ढूंढिए तो आपको समझ में आएगा ये गलती यहाँ पर है। ठीक है, गलती क्या है, a इंटू बी इज इक्वल टू रूट, देखिए क्या लिखा है, a इंटू बी इज इक्वल टू रूट a इंटू रूट बी, रूट a इंटू रूट बी। पता हमने क्या लिखा कि a और b में कम से कम कोई एक पॉजिटिव हो या जीरो हो। बताइए, बोथ आर निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, यहीं पर गलत है। तो बताइए, इसलिए 1 - 1 के बराबर नहीं होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जटिल, है ना। तो इसको पढ़ते समय दिमाग को भी अपने जटिल बनाइए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो डरे तो नहीं, डरिए नहीं, इसको समझिए। और भी एक से चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो आपको बताएंगे। और कॉम्प्लेक्स का जो यूज है वो बहुत है। आप हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे एमएससी में, हाइड्रो, है ना, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स का बहुत उपयोग है। तो वो सब पढ़ने से के लिए अपने कॉम्प्लेक्स की पोजीशन को मजबूत करेंगे। बहुत कुछ बताएंगे आपको। हम तो एमएससी तक पढ़ाते हैं, और ये तो 9th हमने कभी नहीं, लेकिन हम तो 9th से स्टार्ट कर दिए वीडियो बनाना, कि जो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं इंटर में, बीएससी में, उनका बेस बहुत कमज़ोर होता है। तो इसलिए उसको मजबूत करने के लिए हमने प्लान बनाया कि क्यों ना 9th से ही कुछ वीडियो डाले जाएं। तो हम जो भी चैप्टर, हमने प्लान बना कि जो भी चैप्टर लेंगे इसमें वो पूरा बताएंगे। ये नहीं कि बीच में हमने एक हेडिंग बता दी, छोड़ दिया, फिर आगे बता दिया, ऐसा नहीं। अब आपको जो कंटिन्यू जो पढ़ाई मिलेगी वो हाइपरबोलिक फंक्शन से टोटल मिलेगी। प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे, डेरिवेशन भी बताएंगे, जैसे पढ़ाई होती है वैसे आपको पढ़ाई मिलेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको कमी नज़र आए, ना समझ में आए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसका मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपके सुझाव का। उसको पूरा सम्मान देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अमल में लाएंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, वो सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और वीडियो हमारा कैसा लगा या कमेंट में लिखें। आपने हमारी वीडियो को देखा इतना देर तक, समझा, माइंड कंसंट्रेट करके देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज को बढ़ाइए, फिर अगले वीडियो का वेट करिए, आपको मिलेगा जल्द। धन्यवाद।